आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन एनसीईआरटी की तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज का जो विषय है वो पिछली क्लास के विषय से ही संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको भाग 1 पिछली कक्षा में समझा दिया था, आज भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का भाग 2 हम लोग शुरू करेंगे। जहां तक भाग 2 का प्रश्न है, याद रखिएगा कि इसमें अब कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में मौजूद हैं और हम उन्हें कवर करने का प्रयास यहाँ करेंगे। देखिए, आप लोग स्क्रीन पे कुछ किताबों का कवर पेज देख पा रहे होंगे। ये वो किताबें हैं जिसमें हमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि ओल्ड एनसीईआरटी है 7वीं कक्षा के लिए। इस किताब का नाम है हम अपना शासन कैसे चलाते हैं। इसमें पूरा का पूरा हमें जानकारी मिलती है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, एक आरंभिक स्तर की। उसी तरह दूसरा है 10वीं कक्षा की किताब है ओल्ड एनसीईआरटी की भारत संविधान और सरकार। इसमें भी हमें जानकारी मिलती है। और कक्षा 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक है भारतीय संविधान और प्रशासन। इसमें भी हमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। यदि आपको किसी एक पुस्तक को चुनना हो जहां पे सबसे ज्यादा और सबसे अधिक जानकारी मिलती है, तो आपको इस पुस्तक का चयन करना चाहिए, क्योंकि जितना डिटेल्ड और जितना ज्यादा अच्छे सरल तरीके से बिंदु दर बिंदु एक पैराग्राफ के अंदर ही व्याख्या की गई है, वो सबसे ज्यादा हमें इस पुस्तक में मिलती है। जहां तक ये टॉपिक है, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारियां हमें न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलती हैं। हालांकि कक्षा 11वीं की जो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, उसमें आपको जाहिर सी बात है कुछ जानकारियां मिलती हैं। इसी के साथ साथ कक्षा 9वीं की जो किताब है लोकतांत्रिक राजनीति, उसमें जो संवैधानिक ढांचा है उसमें भी कुछ आपको जानकारियां मिल जाती हैं। और इसी के अलावा एक और न्यू एनसीईआरटी किताब है कक्षा 8वीं से संबंधित है, उसमें भी आपको भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां मिल जाती हैं। हालांकि यदि किसी एक का चयन करना हो तो मैं पुनः अपने आप को दोहराता हूं, आपको कक्षा 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी पुस्तक का सहारा लेना चाहिए। इससे ज्यादा अच्छी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें क्या पता लगता है, ये सारा का सारा हमने पिछली कक्षा में कर लिया है ना। अगर आपको ध्यान हो तो हमारी जो कक्षा पिछले शुक्रवार को हुई थी उसमें हमने एक काम कर लिया था। आज हमें यहां से पढ़ाई करनी है, यानी आज की कक्षा में हम लोग इन बिंदुओं से गुजरेंगे। दोहरा देते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे आज। राजभाषा के रूप में हिंदी, ये अपने आप में एक बहुत कमाल की विशेषता है, इसे हमें समझना चाहिए। दूसरा, सुनमनीयता तथा दुष्नमनीयता का अनुपम सम्मिश्रण। यदि आपके मन में कोई शंका हो तो हम यहां पर संविधान का संशोधन, ठीक है, हम यहां पे संविधान का संशोधन की बात कर रहे हैं कि संविधान में संशोधन करने का तरीका क्या बड़ा ही सरल है ना, नम्य है, लचीला है, या वह थोड़ा कठिन है, अनम्य है, थोड़ा सा कठोर है, या इन दोनों का जैसा कि लिखा हुआ है अनुपम सम्मिश्रण है। अनुपम क्यों? क्योंकि बड़े ही दिलचस्प तरीके से इसे यहां पे स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, यह एक व्यापक दस्तावेज है, मतलब कि बहुत ही लंबा दस्तावेज है। जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि लगभग 90,000 से ज्यादा शब्द भारतीय संविधान में मौजूद हैं, यानी कुल मिला के एक थीसिस की तरह है, ठीक है। इसको आप साधारण दस्तावेज न माने। इसी के अलावा संसदीय लोकतंत्र का ढांचा, संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करना, यह भी हमें भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता की तरफ पढ़ना होता है। राज व्यवस्था का संघीय स्वरूप, और उसमें भी खास तौर पर भारतीय संघीय व्यवस्था किस प्रकार विशिष्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस प्रकार अनूठी है, किस प्रकार ये अनोखा है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा शक्ति का पृथक्करण, मतलब कि मुख्य तौर पर हम यहां बात कर रहे हैं खास तौर पे सरकार के अंगों के बीच, ठीक है। यहां जो बात हो रही है किसके बीच में हम शक्ति को बांट रहे हैं, सरकार के अंगों के बीच हम शक्ति को बांट रहे हैं। पृथक्करण का मतलब होता है पृथक कर देना, बांट देना, पार्थक्य कर देना, विभाजित कर देना,
जो भी आप समझना चाहें उस तरीके से आप पृथक्करण को समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा जोर होना चाहिए कि पारिभाषिक शब्दावलियां क्या हैं या एनसीईआरटी में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ साथ लोकहित और कल्याणकारी राज्य तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को भी संविधान की एक अनुपम विशेषता या मुख्य विशेषता का भाग माना जाता है। साथ में एक विचार है सकारात्मक कार्रवाई का। आप आम बोलचाल की भाषा में इसे आरक्षण शब्द के नाम से जानते होंगे और इस पर निरंतर विवाद भी चलता रहता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि आरक्षण बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि आरक्षण अच्छी चीज है। एनसीईआरटी में इसके पक्ष में इसके सकारात्मक स्वरूप को दर्शाते हुए तर्क दिए गए हैं। आपातकालीन के प्रावधान यानी आपात उपबंध, इमरजेंसी जिसको हम जानते हैं वो भी एक संविधान की अनुपम विशेषता है। स्वतंत्र अभिकरण यानी कुछ ऐसी इकाइयां, कुछ ऐसे एजेंसियां जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और सरकार को नियंत्रण में रखने का प्रयास करती हैं, या फिर सरकार में जो सत्ता पक्ष है या सरकार में जो अलग अलग पदों पर बैठे हुए नामचीन व्यक्ति हैं या लोग हैं उनको कैसे जवाबदेह रखा जाए, इसके लिए भी ये काम करते हैं। और एकल नागरिकता यानी कि दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान अमेरिका संविधान की तरह नहीं है, यहां पर एकल नागरिकता है। आप भारत के अलग अलग जगहों में निवास कर सकते हैं। हो सकता है आपका एड्रेस किसी एक स्टेट का हो, लेकिन जहां बात आएगी कि आप किस देश के नागरिक हैं तो उसका उत्तर केवल एक है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए यदि भारतीय रहते हैं तो आप भारतीय नागरिक हैं। तो आइए आज इन बिंदुओं को हम लोग व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करते हैं और एक एक करके एनसीईआरटी के बेस के हिसाब से हम इसकी एक समझदारी को विकसित करेंगे। सबसे पहला जो हमें नजर आता है ये क्या है, तो ये देखिए इसमें आपको प्रयुक्त स्रोत नजर आ रहे होंगे और मैंने ये पिछली क्लास में भी आपको बताया था, तो इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप पीछे जो इमेज है उसको देखिए, भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं, प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं आदि आदि। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे पूरा बताया गया है कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब देखिए जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, मैं उसको एक बार आपको दिखाना चाह रहा था कि एनसीईआरटी में लिखा कैसे। तो देखिए आप ध्यान से, एक अध्याय 3 है, न्यू एनसीईआरटी है 11th क्लास की, ओल्ड एनसीईआरटी है 11th क्लास की, उसमें चैप्टर मिलता है। अब इसी के अलावा आप देखिए कैसे बताया गया है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं 2 प्रकार की हैं। कुछ विशेषताएं अद्वितीय हैं जो भारत के किसी पूर्व संविधान में नहीं पाई जाती हैं, मतलब कि जो आजादी से पहले कानून बने उनमें नहीं पाई जाती हैं, वो हैं अद्वितीय विशेषताएं। और इसी में आपको कड़ी शुरू होती है भारतीय जनता द्वारा निर्मित कैसे किया गया, विभिन्न संविधानों का प्रभाव क्या है, जनता की संप्रभुता, जो मैंने कल आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम में बहुत सी धाराएं ज्यों की त्यों ली गई थी, है ना। ज्यों की त्यों शब्द का प्रयोग मैंने स्लाइड में करके दिखाया था, देखिए एनसीईआरटी में शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही गणराज्य, कैसे भारत एक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य, है ना, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, यानी एनसीईआरटी में हमें अच्छे से ये सारे की सारी जानकारियां मिल जाती हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना जो हम आज पढ़ने वाले हैं, सुनमनीयता तथा दुष्नमनीयता का अनुपम सम्मिश्रण, अलग अलग संविधानों से क्या लिया गया है, ये 11वीं कक्षा की न्यू एनसीईआरटी जहां मिलता है। पूर्ण वयस्क मताधिकार, जिसके बारे में हमने बात किया कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केवल 14% लोगों को मताधिकार प्राप्त था। यानी जो जो हमने क्लास में पढ़ा है आप देख सकते हैं कि कैसे एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में पैराग्राफ में वो जानकारियां हैं। हमारा काम क्या है, पैराग्राफ से निकाल के उसको पॉइंट दर पॉइंट पढ़ना है कि हमारी समझदारी ज्यादा बेहतर हो सके। तो आइए राजभाषा को, राजभाषा के रूप में हिंदी को मिली मान्यता पर गौर करते हैं। अब देखिए ये दरअसल संविधान से मैंने आपके लिए निकाला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 344(1) और 351 से सरोकार रखती है,
उसके अनुसार किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता दी है। तो ये उसकी एक लिस्ट है। आमतौर पर आपको केवल यहां दो प्रमुख बातों को समझना है। नंबर एक, कि आजादी से पहले यानी हमारे संविधान के क्रियान्वयन और इसके बनने से पहले भारत में अंग्रेजी का बोलबाला था। मतलब कि अंग्रेज जो थे वो केवल अंग्रेजी को ही भारतीय संघ के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देते थे, यानी इंग्लिश का बोलबाला था, है ना। अब देखिए, हो सकता है आप में से कई सारे लोग ये समझ रहे हो कि अच्छा ये तो बड़ी गड़बड़ बात थी। देखिए, जो राजनीति के साथ होता है समय के साथ, उस पर हमें गौर नहीं करना है। हमें अभी केवल इतना जान लेना है कि आजादी से पहले, इस संविधान के बनने से पहले सबसे ज्यादा जोर किस पर था, तो वो अंग्रेजी पर था। लेकिन जैसे ही भारत आजाद होता है और हमारा संविधान लागू होता है, हमने हिंदी को भी मान्यता दी। देखिए हुआ क्या, राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, तो भारत के विभिन्न नेताओं ने कई सारी भाषाओं की विविधता को तो देखा ही, लेकिन वो इस बात को समझने में भी सफल साबित हुए कि दरअसल हमारी हिंदी जो है, भारत के आप किसी भी भाग में जाएं, कमोबेश ज्यादातर भागों में हिंदी को लेकर एक समझदारी जरूर है। हिंदी थोड़ी बहुत टूटी फूटी रूप में ही सही, लेकिन बोली जरूर जाती है, समझी जरूर जाती है। तो हिंदी को एक मान्यता दी गई। और आज के समय पर अगर आप देखें तो 8वीं अनुसूची में कई सारी भाषाओं को भारतीय संविधान मान्यता देता है। याद रखिएगा, जिस शब्द का प्रयोग यहां किया गया है वो है राजभाषा। इसे अंग्रेजी में कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, आमतौर पर इसे कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये कहलाती है ऑफिशियल लैंग्वेज। याद रखिएगा, यहां पर राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। ये भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया है। और 8वीं अनुसूची भारत में कई सारी भाषाओं को मान्यता प्रदान करती है। मसलन असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, संथाल परगना, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अगर आप देखें तो अंत में आप देख पा रहे होंगे 22, यानी 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके आगे जो आपको ये नंबर दिख रहे हैं ना, जैसे 1, 2 ऐसे करके, इसका क्या मतलब है कि संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अलग अलग भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये क्या है, दरअसल ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो एक शब्द में आप इसको समझ सकते हैं, ये दरअसल भारत की विविधता का सूचक है ना। आप जरा यूरोप से भारत की एक बार तुलना कर लीजिए। यूरोप में एक भाषा के नाम पर देश बन जाता है। जर्मन मूल बोलने वाले लोग, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग जर्मनी, अंग्रेजी बोलने वाले लोग इंग्लैंड, फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रांस, है ना, स्पेनिश बोलने वाले लोग स्पेन। पर भारत देखिए इतना अनोखा है कि इसमें विविधता में एकता है एक तरफ, कि हम एक साथ हैं, और विविधता के साथ भी आपको एकता नजर आएगी। विविधता में एकता और विविधता के साथ एकता, यह पहला आज का विषय जो है मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। अब देखते हैं सुनमनीयता तथा दुष्नमनीयता का अनुपम सम्मिश्रण पॉइंट क्या है। देखिए, भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है। यह बात तो किसी से कोई छूटी ही नहीं है और आप सब लोग भी जानते ही होंगे। इस पर बड़ा एक अच्छा आपको रोचक बात बता देता हूं। अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे एक बात कहते हैं कि सर, संविधान निर्माताओं ने इतना लंबा संविधान बना दिया और बेमतलब के हमारा यूपीएससी का जीएस का सिलेबस इतना बड़ा हो गया। तो मैं अक्सर उनको हंस के जवाब देता हूं कि नहीं, ये जो लंबा संविधान है ना, ये दरअसल आपका फायदे की चीज है। कम से कम ये तो पता है कि कितना पढ़ना है, इसी में रहना है ना। मान लीजिए अनडिफाइंड होता,
उतना नहीं पता होता तो आप कहां से इतना कुछ कर पाते। तो हमें दिखता है कि बहुत लंबा संविधान है। एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 90,000 से अधिक शब्द हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इतना लंबा संविधान अपरिवर्तनीय है, बल्कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब इस इतने बड़े संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, यह प्रमुख बात हमें याद रखनी है। अब सवाल यह है कि परिवर्तन होता कैसे है, तो इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब संविधान में परिवर्तन करना। ठीक है, इसको कैसे आप समझेंगे? इसका अर्थ हुआ संविधान में परिवर्तन। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर वह सरकार का कौन सा अंग है जिसे संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है? ठीक है, एक प्रश्न बनता है ना कि कौन सा वो अंग है जिसके पास संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार संसद द्वारा किसी कानून या संविधान में किया गया परिवर्तन क्या कहलाता है? संशोधन। कि संशोधन की आप बात करेंगे तो संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? इसे करने का प्राधिकार संसद के पास है। यह पॉइंट हमारे सामने क्लियर कट आता है। और संशोधन का मतलब क्या हुआ? संसद द्वारा किसी कानून या संविधान में किया गया परिवर्तन। अब ये कई तरीके से हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी देर में जानकारी हम लोग लेंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि हमें संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, इसका उत्तर क्या है। संविधान किसी भी समय का एक परिणाम होता है, नंबर एक, यानी वो कुछ खास समय की जरूरतों को पूरा करता है। और वही संविधान अच्छा होता है जो भविष्य के बारे में भी एक विचार रखे तथा भविष्य को लेकर अपने अंदर थोड़ा सा लचीलापन रखे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। मेरे पास अभी ये मेरे साथ एक मोबाइल फोन है। अब जरा सोचिए, क्या 1946 से 49, है ना, इस समय की हम बात करते हैं, 1946 से 1949 जब हमारा संविधान लिखा जा रहा है, क्या उस समय ये था? तो आप कहेंगे कि नहीं, उस समय ये नहीं था। अब जब यही नहीं था तो जिसे हम कहते हैं डाटा, है ना, आप लोग पढ़ते होंगे ना, डेटा। ठीक है, क्या ये कोई बवाल था उस समय? वर्चुअल वाला, ऑनलाइन का नहीं था। उस समय जाहिर सी बात है निजता का विचार बड़ा अलग किस्म का रहा होगा, जिसे आप लोग पढ़ते हैं प्रिवेसी के नाम से, है कि नहीं? तो अब मान लीजिए आगे चल के भारत की संसद निर्णय लेती है कि हमें निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 की व्याख्या मात्र तक सीमित नहीं रखना है, हमें निजता के अधिकार को अलग से एक मूल अधिकार बना देना है। तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। तो क्यों करना पड़ता है? समय समय पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। और वही संविधान लंबे समय तक चलता है जिसे बनाने में सभी मतों को समावेश किया गया हो, सभी मतों का समावेश हुआ हो, और जो भविष्य को लेकर अपने अंदर एक लचीला प्रक्रिया की जगह रखता हो या लचीलेपन का रवैया जरूर रखता हो। इससे पहले क्या होता था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब हम गुलाम थे, तो भारत पे लागू किए गए सभी कानून या भारत को चलाने वाले सभी कानूनों में परिवर्तन करने का प्राधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। जब हमारा संविधान लागू होता है तो यह प्राधिकार किसके पास आ जाता है? भारत के लोगों द्वारा चुनी गई संसद के पास यह प्राधिकार पहुंच जाता है। अब अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि इसमें सुनमनीयता और दुष्नमनीयता, मतलब यहां हो गया सरल, ठीक है, एक सरल तरीका, नम्य तरीका, एक बड़ा ही लचीला तरीका, और यहां हो गया जटिल।
ठीक है, ये क्या बन जाएगा, जटिल, ये कहलाता है अनम्य, ये कहलाता है कठोर, ठीक है ना। इन दोनों का हमें क्या मिलता है, अनुपम सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो जरा इसके बारे में हम एक समझदारी को विकसित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे 3 भागों को मैंने बांट दिया है। एक है संसद में साधारण बहुमत, एक ये है, एक है संसद में पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट, और एक है संसद में पूर्ण बहुमत और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, मतलब कि राज्यों द्वारा एक खास प्रकार का सपोर्ट, ठीक है ना। सपोर्ट समझते हैं ना आप लोग, सपोर्ट करना, अक्सर आप, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, है ना, इस तरीके से हम लोग देखते हैं सपोर्ट। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जब हम पहले अनुच्छेद की पहले वाले भाग की बात करते हैं, संसद में साधारण बहुमत, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना बड़ा आसान है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, आपको संसद में मात्र सामान्य बहुमत चाहिए। सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहें, मान लीजिए कि किसी एक जगह पे 100 ही लोग हैं, तो इनमें से अगर 51 किसी एक चीज को सपोर्ट कर दें, हो गया संशोधन। सिंपल, इतनी सिंपल सी बात है। यानी संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है ना, जो साधारण बहुमत मिलता है। लेकिन तकनीकी रूप से इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। अब जब आप जीएस की पढ़ाई करते हैं तो इसको हम और डिटेल से पढ़ाते हैं। अभी के लिए एनसीईआरटी लेवल पे आपको बस याद रखना है, तो तकनीकी रूप से आप इसे संविधान का संशोधन नहीं मानते हैं, ये सिर्फ एक परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या है, मात्र एक परिवर्तन है, मात्र एक परिवर्तन है, मात्र कुछ जोड़ा गया है, इसको संशोधन नहीं माना जाता है। यह फैक्ट आपको याद रखना है। एनसीईआरटी लेवल पे है तो आप केवल इतना ही ध्यान रखिए। इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूं, किसी राज्य के नाम को बदलना हो, कुछ नहीं करना है, सामान्य बहुमत से हो जाएगा। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, कुछ नहीं करना है, सामान्य बहुमत से हो जाएगा। यदि आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ते हैं तो उसमें अनुच्छेद नंबर 3, 4 में बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, विस्तार से समझाया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं संविधान का संशोधन, ठीक है, जब इसकी बात होती है कि इसे हम संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे, संविधान में परिवर्तन हुआ ऐसे बोलते हैं, इसको हम कहेंगे संविधान में एक परिवर्तन, और इन दोनों को हम बोलेंगे संविधान का संशोधन। ये जो है ना, ये आपके पास एक जटिल चीज है, तो इसको समझने में हम लोग 2 से 3 मिनट लगाएंगे ताकि हम कभी भी इसे न भूलें। 2 तरीके से संविधान का संशोधन किया जा सकता है जिसे तकनीकी रूप से संशोधन माना जाता है। पहला देखते हैं, संसद में पूर्ण बहुमत। अब एक सवाल बनता है, सामान्य बहुमत और पूर्ण बहुमत के बीच में क्या अंतर है, बुनियादी अंतर क्या है? तो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है। देखिए, पहला कसौटी, संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का पूर्ण बहुमत। सिंपल, अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा संसद तो वहां और क्लियर ये हो जाएगा। अभी के लिए जान लीजिए, अगर हम लोकसभा की बात करें तो कुल सदस्य संख्या कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है, 550। और अगर राज्यसभा की बात करें तो कुल कितना हो सकता है, 250। तो इसका पूर्ण बहुमत, मतलब इसमें से आपको पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, आधे से ज्यादा का आना चाहिए। इतना ही नहीं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब इसमें जो लोग आए हैं, जो लोग उपस्थित हैं और मतदान करने हैं, उनका 2/3 बहुमत। मतलब आप जरा ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो अगर 100 लोग हैं तो लेवल 1 कह रहा है कि कम से कम 51 तो मिले ही, 51 तो आना ही चाहिए कि 51 लोगों ने समर्थन किया। और मान लीजिए 100 में मतदान करने,
तो 60 का 2/3 कितना हो जाएगा? 60 का 2/3 कर लीजिए, है ना? तो ठीक है, कितना बन के आ जाता है आपके पास? इसका 2/3 आपके पास होना चाहिए, यानी कि कम से कम 40 और समर्थन में आने चाहिए। इसे हम कहते हैं पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत। इसे विशेष बहुमत भी कहा जाता है। इसके माध्यम से जब संशोधन होता है तो उसे हम बोलते हैं संविधान का संशोधन। अब इसमें एक और लेवल है, यही दोनों चलेगा सेम, यहां एक कसौटी जुड़ जाएगी। वो क्या है? आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन या अतिरिक्त समर्थन। मतलब ये तो हो ही गया, इसके बाद आधे राज्य जो हैं उनके विधानमंडल भी संसद द्वारा किए जा रहे इस संशोधन का समर्थन कर डालें, उससे भी संविधान का संशोधन हो सकता है। तो इसीलिए देखिए, एक तरफ सुनमनीय है, कितना सरल तरीका था, अरे हो गया खत्म, और एक तरफ क्या नजर आ रहा है? दुष्नमनीय के थोड़ा जटिलताएं भी हैं कि जितने हैं कुल सदस्य लोग उसका बहुमत चाहिए, और फिर जो 2/3 जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3 बहुमत भी हमें चाहिए। इसके अलावा काम नहीं हो सकता। अब उदाहरण क्या है इसका? जब कभी भी संघीय चरित्र में परिवर्तन करना हो तो आपको राज्यों का समर्थन चाहिए। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में संशोधन करना हो तो आपको राज्यों का समर्थन चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको यह करना हो कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई परिवर्तन करना हो तो आधे राज्यों का समर्थन आपको चाहिए। यहां से यूपीएससी ने कई सारे पीवाईक्यू पूछे हैं। और संघीय चरित्र में परिवर्तन के अलावा जब कभी संशोधन करना हो तो जाहिर सी बात है वहां पर आप केवल इस प्रक्रिया से संशोधन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अन्य विशेषताओं पर, यानी कुछ हो गई अद्वितीय विशेषताएं, अब कुछ अन्य विशेषताएं हैं। और जब इन अन्य विशेषताओं की बात होगी तो इसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करना होगा, जिससे हमारी समझदारी काफी बेहतर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। देखिए, पहला, संविधान बड़ा ही व्यापक दस्तावेज है। यहां से भी कई सारे पीवाईक्यू आते हैं जो आपको दिमाग में रखना है। मसलन पहला, इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं। कितना बड़ा है ना? 395 अनुच्छेद हैं। इतना ही नहीं, आज के समय पर संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जो मूल संविधान था ना, जो पहला हमारा संविधान बना था, उसमें कितनी थी? केवल 8 अनुसूचियां थी। यानी समय के साथ संशोधन कर करके अनुसूचियों को जोड़ा गया, और अपने आप में ये अनुसूचियां भी बेहद विस्तृत हैं। मतलब इसमें विस्तार से चीजों को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप संविधान के बनने से पहले के समय की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें भारत सरकार अधिनियम नजर आता है, जिसमें बहुत ही अच्छे से एक व्यापक दस्तावेज के रूप में संविधान नामक कोई चीज आई हो। हालांकि अगर आप उसको भी देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल मिलाकर 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। अगर आज के हमारे संविधान की बात की जाए तो यह भारत सरकार अधिनियम से भी ज्यादा बड़ा संविधान है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब है संसदीय लोकतंत्र। यह पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि कायदे से एनसीईआरटी के अनुसार, देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 7 अध्याय 3 के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ जाए, अभी तक आया नहीं है, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब उसमें कई ऑप्शन दे दें, मूल अधिकार, प्रस्तावना, संसदीय लोकतंत्र और शक्ति पृथक्करण, तो आपका आंसर होगा संसदीय लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब एक प्रश्न बनता है कि आखिर यह संसदीय लोकतंत्र होता क्या है, इसे हम कैसे समझने का प्रयास करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आजादी से पहले भारत के लोगों को कोई संसदीय लोकतंत्र का अनुभव नहीं हुआ था, ऐसी बात नहीं है। आजादी से पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता और संसदीय लोकतंत्र को प्रदान करना चाहा था।
ऐसा नहीं है कि पहले अनुभव नहीं हुआ। एक और बात याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि भारत के लोकतंत्र में आने से पहले, यानी आजादी के बाद के लोकतंत्र में आने से पहले देश में चुनाव नहीं होते थे, या देश में सदन नाम की चीज नहीं थी। जैसे आज हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है ना, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आजादी से पहले इस प्रकार की कोई इकाइयां, इस प्रकार का कोई निकाय नहीं था। हम इस बात को मानते हैं कि था, लेकिन उसका चरित्र इतना ज्यादा समावेशी नहीं था, उसका चरित्र इस प्रकार का नहीं था कि हम ये कहें कि एकदम बढ़िया से काम कर रहा हो, है ना, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि कायदे से बहुत ही सीमित आधारों पर संसदीय लोकतंत्र को चलाने की बात चल रही थी। कई सारे प्रतिबंध थे जिसके कारण संसदीय लोकतंत्र विकसित नहीं हो सका। और जब भारतीय संविधान आया, लागू हुआ, तो इसने पूर्ण स्तर पर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना कर दी। अब मान लीजिए पूछा जाए कि इसके प्रमुख आयाम क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जनता के प्रतिनिधि द्वारा ही सरकार का गठन किया जाता है। यानी यहां पर जनता क्या है? जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। यह पहला फैक्ट है संसदीय लोकतंत्र के बारे में। इसके अलावा अंतिम अधिकार भारत के लोगों के पास है, यानी जो अंत में, अंततः जो सबसे बड़ा प्राधिकार है वो किसके पास है? वो है भारत के लोगों के पास, यानी हमारे पास। ठीक है, सरकार के पास शक्तियां हैं, आपके पास शक्तियां होंगी निकट भविष्य में, परंतु अंतिम अधिकार लोगों के पास है। तीसरा चीज, उन्हें वोट देने का अधिकार है, मतलब कि वो मतदान कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो वोट देने का अधिकार होता है संसदीय लोकतंत्र में। मतदान के माध्यम से भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, मतलब प्रतिनिधियों को चुना जाता है। वो जिसे अपने द्वारा भेजना चाहते हैं कि प्रतिनिधि उनकी आवाज बनकर सदन में बोले, उनके लिए अच्छे कानून पारित होने में निर्णायक भूमिका निभाए, उनके लिए कानून बनाए जो उन्हें लाभ प्रदान करें, उनके जीवन स्तर को बेहतर करें, ऐसे प्रतिनिधियों को लोग चुन के भेजते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं जिनमें भारत की जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उदाहरण है केवल राज्य के विधानमंडल के स्तर पर भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं और पंचायतों में भी चुनाव कराए जाते हैं। मतलब मुख्य बात यह है कि नियमित आधारों पर चुनाव होते हैं। मेन बात आपको यह पकड़नी है, नियमित चुनाव कराए जाते हैं। यह एक सफल संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है। इतना ही नहीं, ये चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं जो लोगों पर शासन करते हैं। और कानून का जो उद्देश्य है वो मैंने आपको अभी बताया, इसका प्रमुख उद्देश्य है लोगों को लाभ पहुंचाना। तो ये संसदीय लोकतंत्र के बारे में कुछ बातें हैं। इतना ही नहीं, यदि इसमें कुछ और बिंदुओं को समझने का प्रयास किया जाए तो एनसीईआरटी हमें बताती है कि संसद सर्वोच्च होती है। ठीक है, लोकतंत्र के इस मॉडल में कौन सर्वोच्च होता है? संसद। लेकिन क्यों? ऐसा नहीं कि संसद सबसे सर्वोच्च। सरकार के अंगों में संसद की उसका एक अलग स्थान है। सर्वोच्च कैसे है? क्योंकि यह लोगों का क्या कर रही है? प्रतिनिधित्व कर रही है। अगर ये लोगों का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दे तो संसद की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, यानी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हम यहां पर बात कर रहे हैं, एक तरफ विधायिका तो वहीं दूसरी तरफ कार्यपालिका। और यहां से भी यूपीएससी ने कई सारे सवाल पूछे हैं। जब मैं आपको सरकार और राजनीतिक प्रणाली के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूंगा तो वहां पे इन सवालों से हम गुजरेंगे। आज के लिए एक बुनियादी जानकारी को हम लोग अपने दिमाग में बिठाकर जरूर जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, यह सत्य बात है, यह सच है कि केंद्र और राज्यों में क्रमशः, यानी जैसा केंद्र में पहले फिर राज्य,
क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति हो गए केंद्र और राज्यपाल हो गए राज्य, के नाम पर सरकार चलती है। ये सच बात है। जैसे भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से सरकार चलती है, भारत में राज्यों में राज्यपाल के हस्ताक्षर से या उनके नाम पर सरकार चलती है, मुहर वहां से लगती है। ये बात सच है। जैसे मान लीजिए कानून बनाना तो स्वीकृति जो है राष्ट्रपति से आती है, राज्यों में राज्यपाल से आती है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में केवल सीधा राज्य सरकार का जो है राष्ट्रपति के माध्यम से ही जब स्वीकृति आएगी तभी राज्यों में कोई कानून कुछ कुछ लागू हो सकते हैं। ये सत्य बात है कि इनके नाम पे चलता है। कुछ भी मान लीजिए कुछ उद्घाटन करना है तो महामहिम जाते हैं राष्ट्रपति जी। अगर आप गणतंत्र दिवस देखें तो वहां पे राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। यहाँ तक कि जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो वहां पर भी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जरूर होता है जो हमेशा टेलीकास्ट कराया जाता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अच्छा ठीक है, जब कभी भी मान लीजिए संयुक्त बैठक करानी हो तो राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो है केंद्र स्तर पर एक निर्णायक और प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं, उनके नाम पे देश चलता है। लेकिन जब आप वास्तविकता की बात करते हैं तो प्रशासन वास्तव में मंत्री परिषद द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे आपको एक बात गौर कर लेनी है कि जो मंत्री परिषद है ना, इनके ऊपर जो निगरानी है वो प्रतिनिधि रखते हैं और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उनके प्रति उत्तरदायी होती है। इस पॉइंट को अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा। संसद द्विसदनीय है और प्रत्येक राज्य में भी अपनी अलग विधानमंडल होता है, फिर चाहे वो एक सदन हो या दो सदन हो। लेकिन इस वाले बिंदु पे जरा चला जाए ताकि आप समझ पाए कि यहां बात क्या हो रही है। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। अभी इस पे और बातें होंगी, अभी के लिए आप समझिए। एक है विधायिका और एक है कार्यपालिका। ठीक है, एकदम बुनियाद अभी बस केवल बेसिक जानना है क्योंकि ये अलग टॉपिक है, पर यह संविधान की विशेषताओं में गिना जाता है, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। हम विधायिका और कार्यपालिका के बीच के संबंध को संसदीय लोकतंत्र के मॉडल से समझना चाह रहे हैं। कई प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है, मतलब वहां राष्ट्रपति वाला लोकतंत्र है, राष्ट्रपतीय लोकतंत्र। हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र है। इंग्लैंड में भी संसदीय लोकतंत्र है, परंतु वहां संवैधानिक राजतंत्र में लोकतंत्र काम करता है, वहां राजा भी है। तो दुनिया के अलग अलग देशों में ना अलग अलग मॉडल हैं। अब देखिए होता क्या है संसदीय लोकतंत्र में, जिसे आप कार्यपालिका कहते हैं ना, उस कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं राजनैतिक कार्यपालिका। ठीक है, एक ये भाग है। एक होता है जिसे कहा जाता है अराजनैतिक, ठीक है, अराजनैतिक या स्थायी कार्यपालिका। जब आप कार्यपालिका पढ़ेंगे तो इस पर और जानकारियां आपको एनसीईआरटी लेवल की मिलेंगी। अभी के लिए केवल इतना जान लीजिए, इसके दायरे में पूरा का पूरा प्रशासन या जिसे कहा जाता है अफसरशाही, मुझे नौकरशाही शब्द पसंद नहीं, अफसरशाही यानी सिविल सर्विसेज का ढांचा इसमें आता है। इसमें क्या आएगा तो देखिए, इसके जो प्रमुख हैं जिनके नाम पर सब चलता है, केंद्र में हो गए वो राष्ट्रपति और राज्य में हो गए वो राज्यपाल, है ना। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यपाल। लेकिन जो वास्तव में, अब देखिए प्रशासन का ढांचा यहां है, ठीक है, ये ढांचा है ना, पर जो वास्तव में इस पे नियंत्रण रख रहा है वो है हमारी मंत्री परिषद। मतलब कि इसमें एक हो गए प्रधानमंत्री
और उनके साथ अन्य मंत्री। कभी कभी आप एक शब्द सुनेंगे मंत्रिमंडल, उसे हम कैबिनेट कहते हैं, जो बड़े ही खास मंत्री होते हैं। जैसे एक तो प्रधानमंत्री हुए, उनके साथ मान लीजिए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, है ना, ये हो गया हमारा कैबिनेट। पर इसके अलावा और कई सारे विभाग हैं, तो वो हो गया मंत्री परिषद। ये जो मंत्री परिषद है ना, इसमें कौन होता है? इसमें एक बड़ा मंत्री होता है, और किसी मंत्री के लिए चुने जाने के लिए व्यक्ति का सांसद होना आवश्यक है, यानी उसका विधायिका। फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी एक का भाग होना आवश्यक है। और ये पूरा का पूरा मंत्री परिषद जो असली में प्रशासन चलाता है, ये सामूहिक रूप से कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी अगर लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास मत प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी की पूरी सरकार को रिजाइन करना होता है। यह संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है कि जो लोग सही मायनों में सरकार चला रहे हैं, क्योंकि ये इनके अधीन है, जो लोग सही मायनों में सरकार चला रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किसका होना चाहिए? विधायिका का, यानी कि प्रतिनिधियों का, जनता का। तो इस तरीके से इस पॉइंट को यहां समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और पॉइंट जो हमारे देश की व्यवस्था को बड़ा अलग करता है, उसे हम कहते हैं राज व्यवस्था का संघीय स्वरूप। अब देखिए, भारत की जो संघीय व्यवस्था है ना, वो अलग किस्म की है, मतलब एक विशिष्ट प्रणाली है। और इसमें यह भी समझना जरूरी है कि संघीय व्यवस्था आखिर होती क्या है। देखिए, मैं पहले आपको एक मॉडल से समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये संघीय व्यवस्था है क्या। दो मॉडल्स के माध्यम से ही मैं ये समझा पाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं एक हमारे पास ये मॉडल है और एक हमारे पास दूसरा मॉडल आएगा। अभी हम बात करें, देखिए एक है मान लीजिए ये, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें एक मिनट, जैसे कि इसको 2D में ही रखते हैं, 2D में ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए एक ये है ना। अब ये होता क्या है, इसे हम कह सकते हैं नाम के लिए, इसे कहा जा सकता है नाम के लिए एकात्मक मॉडल। ठीक है, एकात्मक मॉडल का एक नमूना है ये, समझने का प्रयास करते हैं ये होता क्या है। एकात्मक मॉडल, अब देखिए यहां पर इस पॉइंट को हम कह देते हैं क। ठीक है, ये क्या हो गया? क। अब क में क्या है? ये हो गई हमारी केंद्र सरकार। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, ये क्या है? हमारी केंद्र सरकार है। अब जो केंद्र सरकार है, मान लीजिए एकात्मक मॉडल है, कोई एक्स नाम का देश है, इस सरकार के ढांचे के अंदर ही अलग अलग स्तर पर सरकारों का निर्माण किया गया। इसी के अंदर किसने किया है इसका निर्माण? तो केंद्र सरकार ने ही इनका निर्माण किया है। मतलब केंद्र सरकार ने अलग अलग स्तर पर छोटी सरकारों का निर्माण किया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो निर्माण कर सकता है वो उसको मिटा भी सकता है। इतना ही नहीं, जो सत्ता है, ठीक है, जो संप्रभुता है, जो राज्य की शक्ति है, वो केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्रित है। या यूं समझ लीजिए, ये पूरी की पूरी सत्ता यहां पर एकत्रित हो रखी है ना, एकत्र हो रखी है। ऐसे आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यह मॉडल कहलाता है
एकात्मक सरकार का मॉडल। अब मैं आपको दिखाता हूं एक संघीय सरकार का मॉडल। तो देखिए, मान लीजिए ये एक गोला हुआ, ये एक दूसरा गोला, ऐसे समझ लें, ठीक है। और यहां से आप देखिए कि किस प्रकार ये काम करता है। ये हो गया संघ स्तर, जिसे हम अंग्रेजी में कह देते हैं यूनियन। जैसे आपने सुना होगा यूनियन ऑफ इंडिया, भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत सरकार। ये हो गया राज्य स्तर, जिसे हम बोल देते हैं स्टेट्स, ठीक है। यहां पे भी राज्य सरकार है पर उसके अधीन है। अब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं आपस में? ये आपस में सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं। मतलब सत्ता, मतलब संप्रभुता, मतलब शक्ति, इसको संघ और राज्य के बीच में बांट दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, बांटने के लिए आपको एक लिखित दस्तावेज चाहिए। बिना इसके कैसे काम चलेगा? अगर आपको यह पता ही ना हो कि कहां पर बांटे, कैसे बांटे, तो कैसे बांटोगे? तो लिखना हुआ चाहिए। यह ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिसमें परिवर्तन आसान ना हो, है ना। इस दस्तावेज में परिवर्तन आसान नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये मिलकर क्या करते हैं? एक सरकार का निर्माण करते हैं। ये पूरा मिलकर क्या होता है? एक सरकार का निर्माण होता है। इसी को हम बोलते हैं एक संघात्मक सरकार। ध्यान रखिएगा, यहां पे राज्य अलग अस्तित्व में है, उनका अपना कार्य है, जनाधार है, उनके अपने जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें सीधा संविधान से मिल रहे हैं। संविधान उनको यह अधिकार दे रहा है कि राज्य ये काम करेंगे। और संघ भी है, यानी ये एकात्मक सरकार की तरह केंद्र के अधीन नहीं है, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह होता है संघीय सरकार का मॉडल। एक सरकार संघ स्तर पर होगी और एक सरकार राज्य स्तर पर होगी। आपने सुना होगा भारत सरकार, है ना। जब कभी भी शब्द का प्रयोग होता है भारत सरकार, इसका मतलब क्या हुआ? संघ स्तर की सरकार की बात की जा रही है। और आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए राजस्थान सरकार, है ना, या आपने सुना होगा बिहार सरकार, या कुछ इधर तक दिल्ली सरकार, ठीक है। एक ये होता है। और भारत में तो और नायाब है, भारत में तो एक तीसरा स्तर भी आ चुका है। जैसे आपने भारत में पंचायत का नाम भी सुना होगा, आपने भारत में नगर पालिकाओं का भी नाम सुना होगा। तो संघ यह व्यवस्था इस प्रकार की संरचना करती है। अब आते हैं कि यहां पे क्या एनसीईआरटी हमें समझाना चाह रही है। देखिए, पहले एनसीईआरटी में जो लिखा है उस पैराग्राफ को मैंने यहां स्क्रीनशॉट दिया है कि आप उसको देख पाए। भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सरकार के दो स्तर होते हैं, केंद्र अथवा संघ सरकार, यानी जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं उसे ही संघ सरकार कह सकते हैं, तथा राज्य सरकारें। संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारें केंद्र की एजेंट मात्र अथवा उनकी अधीनस्थ नहीं होती। इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारों के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट विभाजन होता है कि कहां केंद्र काम कर सकता है और कहां राज्य। सामान्यतः ये एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राज्य का कार्यक्षेत्र अलग है, संघ का कार्यक्षेत्र अलग है। इसीलिए संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों की सरकारों के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख करने के लिए लिखित संविधान का होना अनिवार्य होता है। यहीं से मैं आपको बता रहा हूं, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं कि उसकी गिनती नहीं है। अब देखिए संघीय सरकार की प्रणाली, देखिए क्या है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें राजनीतिक शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के बीच
साझा की जाती है। आते हैं इस मॉडल पे, अभी हम लोगों ने किया, देखिए सत्ता की साझेदारी यहां हो रही है। दूसरा, सरकार के दो समूह हैं, एक केंद्र में और एक राज्य स्तर पर। भारत में हालांकि पंचायत राज व्यवस्था सरकार का तीसरा स्तर है। भारत सरकार अधिनियम में भी 1935 के अधिनियम में भी इस प्रकार की सरकार को स्थापित करने का प्रयास किया गया था, हालांकि रियासतें शामिल हुई, इससे सफल नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार होती है उसे अक्सर संघीय सरकार कहा जाता है, जैसे कि भारत में भारत सरकार, और राज्य के स्तर पर सरकारों को राज्य सरकार कहा जाता है। अब एक सवाल उठता है कि आखिर आपको संघीय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है कि संघीय व्यवस्था को स्थापित किया जाए। देखिए, इसके भी एनसीईआरटी ने कुछ कारण बताए हैं, और 3 ऐसे प्रमुख कारण हैं जो हमें बताते हैं कि आखिर क्यों हमें संघीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। नंबर 1, भारत एक बहुत बड़ा देश है। आप अगर साइज मात्र ही देखना चाहें तो जितने में यूरोप में कुछ देश बन जाते हैं, भारत में उतनी जनसंख्या और कभी कभी साइज वाले मात्र राज्य हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश को केवल एक बिंदु से चलाना, यानी यहां से चलाना, एक प्रकार की बेवकूफी हो सकती है। इसीलिए इतने बड़े देश के दायरे को देखते हुए हमें क्या चाहिए, संघीय व्यवस्था चाहिए। एक केंद्र पूरे देश को प्रशासन नहीं कर सकता, यानी बड़ा ही कठिन होगा अगर केवल केंद्र के माध्यम से पूरे देश का प्रशासन चलाया जाए। इतना ही नहीं, भारत में अनेक भाषाएं और विविध संस्कृतियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का मतलब हुआ भागीदारिता, है ना। लोकतंत्र भागीदारी पर टिका हुआ है, और भागीदारी के लिए जरूरी है कि ज्यादा जगह ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, सभी प्रकार के मतों का एक राजनीतिक अस्तित्व हो। यह कौन सुनिश्चित करता है, तो यह संघीय व्यवस्था ही सुनिश्चित करती है। अगले बिंदु पर चलते हैं। इसीलिए एक संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों को केवल केंद्र सरकार का एजेंट या अधीनस्थ नहीं माना जाता है, इनका अपना स्वायत्त होता है और अलग अलग क्षेत्रों को सीमांकित कर दिया जाता है। मतलब राज्य सरकार के दायरे को अलग बना दिया जाएगा और केंद्र सरकार के दायरे को अलग बना दिया जाता है कि ये अलग अलग क्षेत्र में काम करें, और इसके लिए संविधान को आवश्यक माना जाता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा जो एनसीईआरटी हमें बताती है। देखिए, एनसीईआरटी हमें कहती है कि मुख्य तौर पे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में संघीय राज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत एक संघीय व्यवस्था है या भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। बल्कि भारत को क्या बोला गया है, राज्यों का संघ। ठीक है, ये गौर करने वाली बात है कि भारत को संघीय राज्य नहीं बोला गया है, कहा गया है राज्यों का संघ। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसके अलग कारण है, ये आगे की कक्षा में आपको पता चलेगा। एनसीईआरटी में इसका उत्तर भी हमें मिलता है। और कभी कभी इसके बारे में एक अलग प्रकार से यह भी समझाया जाता है कि शक्तियों को भले ही परिभाषित कर दिया हो, लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था बड़े ही विशिष्ट प्रकार की है। अब जरा इधर देखते हैं कि कैसे एनसीईआरटी हमें यह बात समझा रही है। एनसीईआरटी में मिलता है कि भारतीय संविधान देश में संघीय राज व्यवस्था को स्थापित करता है। यद्यपि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में संघीय शासन प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था भी की गई थी, तथापि उसके कट्टर विरोध के कारण, विशेषकर देसी रियासतों के असहयोग के कारण यह व्यवस्था लागू न की जा सकी। यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाने का उद्देश्य जो था संघीय व्यवस्था का, वो पूरा क्यों नहीं हो पाया। तो उसका विरोध हुआ मुख्यतः कहां से हुआ, रियासतों से। अब लिखा जाता है कि संविधान की व्यवस्था अनुसार संघीय प्रणाली लागू होने के बावजूद कुछ आलोचक इससे असंतुष्ट हैं, क्योंकि इसमें केंद्रीकरण का पूर्ण बाहुल्य है। मतलब संविधान ऐसा बनाया गया है कि वो केंद्र की तरफ या संघ की तरफ झुका हुआ है। कुछ तो यहां तक तर्क देते हैं कि इसे एक संघीय संविधान जिसमें कुछ एकात्मक प्रवृत्तियां विद्यमान हैं कहने की अपेक्षा यह कहना चाहिए कि यह एक एकात्मक संविधान है जिसमें कुछ संघीय लक्षण विद्यमान है। मतलब आप ये मत कहिए कि यह संघीय संविधान है जिसमें कुछ एकात्मक लक्षण है, आप ये बोलिए कि यह है एकात्मक संविधान ही, ये केंद्र और एकात्मक सरकार की ही व्यवस्था करता है। लेकिन
इसमें कुछ संघीय लक्षण भी मौजूद हैं। इस बिंदु को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार का है। पहला बिंदु तो हमें यही समझना चाहिए, कैसा विभाजन है, किस प्रकार का विभाजन हमें केंद्र और राज्यों के बीच में मिलता है। तो देखिए, जब कभी भी आप शक्ति विभाजन की बात करेंगे तो भारतीय संविधान ने क्या किया है, 3 सूचियों को अपने अंदर सम्मिलित किया है। मतलब यदि आप संविधान की 7वीं अनुसूची को पढ़ते हैं, अभी हमने 8वीं को देखा था जिसमें भाषा के बारे में बात की गई थी, अब 7वीं अनुसूची में देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंपल है, जैसे मान लीजिए आप अपना एक नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने अपने एनसीईआरटी के नोट्स के अलग अलग कॉपी रख लिए। आपने एक रख लिया हिस्ट्री के लिए, एक रख लिया पॉलिटी के लिए, एक रख लिया इकोनॉमिक्स के लिए, एक रख लिया ज्योग्राफी के लिए। तो आपने क्या किया, आपने एनसीईआरटी को बांट दिया ना कि इसमें खाली हिस्ट्री का लिखूंगा, इसमें खाली पॉलिटी का लिखूंगा लिखूंगी, और इसमें खाली मैं ज्योग्राफी का लिखूंगी या लिखूंगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए देश में 2 स्तरों की सरकारें हैं, तो इनके बीच में अगर हम बांट दे तो ऐसे ही ना बांटेंगे, विभाजन कर देंगे। तो उसी प्रकार से संविधान में 3 सूचियां मिलती हैं। पहली सूची कहलाती है संघ सूची, नाम ही बता रहा है कि इस पे कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार। दूसरी सूची कहलाती है राज्य सूची, नाम ही बता रहा है कि इस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और तीसरी सूची कहलाती है संवर्ती सूची। जाहिर सी बात है, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, दोनों के दोनों। हां, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रह गई। मान लीजिए केवल कुछ ऐसी बातें हों जिसके बारे में वर्णन ही ना किया गया हो, ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में। ऐसे तमाम मामले जो रह जाते हैं, छूट जाते हैं, उनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। तो आइए संघ सूची के बारे में समझते हैं। यह विषय केंद्र सरकार के अधीन है, जैसे कि देश की रक्षा, विदेश के मामले, रेलवे, डाक तार से संबंधित मामले, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, सेना आदि। और यदि आप देखें तो संघ सूची में कितने आइटम हैं, 97 आइटम्स हैं। मतलब इसमें 97 चीजें डाली गई हैं। राज्य सूची में कैसे मामले हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, मसलन कानून और व्यवस्था, पुलिस, जेल, कृषि, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि से संबंधित व्यापार, कृषि आदि मामले। और इसमें कितने आइटम हैं, 66 आइटम, यानी 66 विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। संवर्ती सूची वो है जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे कि सामान्य विषय कौन कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए आपराधिक और नागरिक प्रक्रिया, क्योंकि देखिए कानूनी प्रक्रिया राज्यों में भी चलती है और केंद्र स्तर पर भी चलती है। विवाह और तलाक से संबंधित नियम, शिक्षा, आर्थिक नियोजन आदि। इसमें कुल मिला के 47 आइटम। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए संघ भी इसी एक मुद्दे पे कानून बनाए, जैसे विवाह पे बना दे, और राज्य भी विवाह पे कानून बना दे, और दोनों कानूनों के बीच में विरोध हो जाए, दोनों विपरीत हो एक दूसरे के, तो संघ द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहेगा। मतलब जो केंद्र कानून बनाता है वो राज्य के ऊपर होता है। अब इस प्रकार से शक्ति को बांटा गया है। तो एक तो हमें समझ में आ गया कि हां, संघीय व्यवस्था की तरह भारतीय संविधान क्या करता है, शक्ति को बांट देता है। लेकिन ये किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है, आखिर क्या कारण है कि यहां लिखा हुआ है कि इसको आप संघीय संविधान मत बोलिए, इसको आप एकात्मक संविधान बोलिए जिसमें संघीय तत्व शामिल है, यानी ये है एकात्मक ही, इसे संघीय मत बोलिए, नाम मात्र के लिए संघीय है। तो देखिए इसके बारे में हमें जानकारी यहां मिलती है। कुछ विशेष पहलू हैं जिसमें भारत में संघीय सरकार एकात्मक पूर्वाग्रह रखती है। मतलब विभाजन ऐसे किया गया है सत्ता का कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिले। जैसे कि संघ सूची में अधिक विषय हैं, आइए पीछे देखिए, संघ सूची में 97 हैं, राज्य सूची में 66 हैं और संवर्ती में 47 है, जहां पे बोलबाला संघ का है। यानी संघ सूची में सबसे ज्यादा विषय हैं, तो ज्यादा शक्ति किसके पास होगी, ज्यादा कानून कौन बना पाएगा, केंद्र सरकार। तो एक तो ये कारण है। दूसरा,
कुछ अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास हैं। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा राज्य की सेना, केंद्र की सेना होती है। परमाणु ऊर्जा, विदेशी संबंध, ये सारे किसके पास हैं? संघ के पास हैं। केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। जिन मुद्दों का वर्णन किसी भी सूची में नहीं है उसके ऊपर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। ऐसे ही यदि गौर किया जाए, केंद्र सरकार के पास अधिक वित्तीय संसाधन है। ज्यादा टैक्स लेना और ज्यादा पैसा अपने पास रखना ये केंद्र के पास है। समवर्ती सूची के मामले में भी केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं, यानी ऐसे मामले जहां पे दोनों कानून बना सकते हैं वहां पे भी बोलबाला किसका है? केंद्र का है, क्योंकि विरोध में केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। आपातकालीन व्यवस्था के समय पर पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था ऐसी हो जाती है मान लो एकात्मक हो। यह भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और इसीलिए आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान कुछ संघीय विशेषताओं वाला एक एकात्मक संविधान है। अब यहां पे मैं आपको एक और बिंदु बता देता हूं। देखिए, भूल कर भी आप ये ना सोचें कि दरअसल ये गलत किस्म का मॉडल है। इसको आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे एक आपको शेप से समझाना चाहूं, याद कीजिए हम लोगों ने बड़ा अच्छा एक खेल के बारे में सोचा था। मान लीजिए ये हमारा एक क्रिकेट का मैदान है। अब इस क्रिकेट के मैदान में हमारे पास एक पिच है। अब इस पिच पे मैच हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम आपसे कहें जो बल्लेबाज है, एक गेंदबाज है, मान लीजिए ये यहां विकेट है, एक विकेट यहां है। अब ये जो गेंदबाज है, जो हमारी गेंद है, ये लेदर बॉल, और हमारे पास एक जो बड़ा कमाल का एक ये बैट है, ठीक है। और मान लीजिए हमारे पास एक ये व्यक्ति खड़ा है जो कह रहा है कि मैं ही आके खेलूंगा, है ना। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यह व्यक्ति बहुत ही कमाल का गेंदबाज है, लेकिन यह व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बल्लेबाजी करने दो, मैं बल्लेबाजी करूंगा, आज मेरा मूड है। तो क्या आप इसको बल्लेबाजी करने देंगे? है ना, यहां बॉल जाएगी और ये बॉल छक्के की जगह सीधा विकेट, बोल्ड। ये व्यक्ति बहुत कमाल का बल्लेबाज है, लेकिन आप इसको कहें कि ना तुम खाली गेंदबाजी करोगे तो इसके बॉल पे बार बार चौका छक्का लगता रहेगा। होता क्या है, हम यहां बात कर रहे हैं सक्षमताओं की, और जब कभी भी हम सक्षमताओं की बात करते हैं हमेशा याद रखिएगा सक्षमताएं अलग प्रकार की होती हैं। तो ये जो बांटे गए हैं ना विषय, ये दरअसल शक्ति क्यों ऐसे बांट रहे हैं? क्योंकि कुछ मामलों में केंद्र सरकार ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। विदेशी मामले हुए, सेना का मामला हुआ, परमाणु ऊर्जा का मामला हुआ, केंद्र ज्यादा अच्छा काम करेगा ना। अब राज्य जाके थोड़ी सेना और बॉर्डर की बात करेंगे, बॉर्डर के बारे में केंद्र सोचता है। कुछ ऐसे मामले जहां पे राज्य सरकार ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। तो ये जो विभाजन है ना, इस विभाजन को आप ये कहिए कि ये सक्षमता आधारित विभाजन है। इस तरीके से आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, अब एक और मुद्दा आता है कि शक्ति पृथक्करण। अब देखिए, शक्ति पृथक्करण को आप कैसे समझेंगे? भारत के संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। एक है विधायिका, यानी जहां पर निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव जीत के आते हैं। एक है कार्यपालिका, यानी कानून लागू करने वाले और सरकार चलाने वाला अंग। और एक है न्यायपालिका, जिसे हम अदालतों की प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। संविधान क्या करता है? सरकार के इन अलग अलग अंगों के बीच में शक्ति को बांट देता है, यानी ऐसे बांटा जाता है कि कोई भी एक अंग के अधीन शक्ति बहुत ज्यादा न हो। समझ लीजिए ऐसे आप, जैसे मान लीजिए अगर यहीं मैं आपको बता दूं कि एक पूरा का पूरा मान लीजिए हमारे पास एक केंद्रित व्यवस्था हो, है ना। केंद्रित व्यवस्था समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपके पास ऐसा मॉडल हो, यहां पे क्या है, यहां पर शक्ति का केंद्रीयकरण है, ठीक है। यहां पे शक्ति को केंद्रित कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सरकार की सत्ता है,
यानी ये एक शिखर है। मान लीजिए हो सकता है यहां कोई राजा बैठा हो सकता है यहां कोई शासक हो सकता है यहां कोई तानाशाह हो सकता है यहां कोई, मान लीजिए कोई नेताजन हो जो बैठे हैं, है ना। अलग अलग उदाहरण हम समझ सकते हैं। और सरकार की जितनी सत्ता है वो केंद्रित हो जाए, मतलब इस पद पर विधायी शक्ति है, यानी कि कानून बनाने की शक्ति इसी पद पर है। कौन सा कानून बनेगा इसका निर्णय यही लेंगे। इसी पद पर कार्यकारी शक्ति है, मतलब कि कानून लागू और शासन चलाने की शक्ति। और इसी पद पर, इसी जगह पे न्यायिक शक्ति भी हो, मतलब कि न्याय करने की शक्ति, दंड देने की शक्ति। अब जरा सोचिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी। यानी मान लीजिए इसी व्यक्ति ने आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो वहां फैसला भी यही ले रहा है। इसी व्यक्ति ने ऐसा कानून बनाया है जो आपके अधिकारों के विरोध में है, वहां फैसला भी यही ले रहा है। जब शक्ति केंद्रित होती है तो जाहिर सी बात है केंद्रित शक्ति असीमित या असंवैधानिक सरकार को उत्पन्न करती है, इसको जन्म देती है। इसीलिए बहुत सारे विचारकों का मानना है कि एक केंद्रित शक्ति की केंद्रीकरण वाली व्यवस्था में क्या हो जाता है, इसमें सत्ता का अहितकारी सकेंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है इसमें, सत्ता का अहितकारी सकेंद्रीकरण। और ये खास तौर पर, ऐसी व्यवस्था खास तौर पे व्यक्ति के, ठीक है, खास तौर पे क्या करती है, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि एक तरफ आपके अधिकार सुरक्षित रहें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अधिकार सुरक्षित रहें, दूसरी तरफ सीमित या संवैधानिक सरकार का निर्माण हो, है ना, अगर आप ये चाहते हैं, तो अवरोध क्या है, बाधा क्या है, बाधा है सत्ता का अहितकारी सकेंद्रीकरण। तो उत्तर क्या होगा, ठीक इसका विपरीत। और उत्तर है सत्ता का जन हितकारी पृथक्करण। यही ना इसका उत्तर हुआ। यानी कि क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि सरकार को खास तौर पे तीन उसमें बांट दिया जाए, है ना, सत्ता, राज्य की सत्ता को तीन में बांट दिया जाए। एक हो गया विधायिका, ठीक है, एक क्या हो गया हमारे पास, जिसे हम कहते हैं विधायिका, कानून का निर्माण, मुख्य बात कानून का निर्माण, ठीक है।
इसी प्रकार एक हो गया जिसे हम कहेंगे कार्यपालिका, मतलब कि कानून को लागू करना और शासन व्यवस्था को चलाना। और एक हम लोग शक्ति कर देते हैं न्यायपालिका, मतलब कि मुख्य तौर पर नंबर 1 कानून को आधार बनाकर निर्णय करना या कानून को आधार बनाकर न्याय करना, विवाद निवारण, अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी हो सकता है प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यहां हो सकता है सुशासन प्रदान करना, और प्रत्येक अंग दूसरे अंग से अलग है। यानी अगर ये यहां घुसना चाहेंगे तो देखिए नहीं घुस पा रहा है ना, नहीं आ पाएंगे। ये यहां आना चाहेंगे तो देखिए नहीं हो पा रहे ना, नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना। तो देखिए ऐसे जो है ये बांटते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि किस प्रकार ये काम किया जाता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि शक्ति पृथक्करण में यही बिंदु हमें एक्सप्लेन किए जाते हैं कि लोग कैसे बांटा गया। देखिए संविधान क्या करता है, अलग करके शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। शक्ति वितरण अंगों के बीच जांच और संतुलन की एक प्रणाली व्यवस्थित करके इनके बीच में एक बैलेंस बनाती है। कई प्रकार के चिंतकों ने इस संबंध में अपने तर्क देने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए बहुत पहले एक विचारक थे अरस्तु। अरस्तु क्या बोलते थे? अरस्तु का मानना था कि सरकार के 3 कार्यों के बीच में अंतर होना चाहिए। विधायिका क्या करती है? विचार विमर्श करती है। कार्यकारी या कार्यपालिका क्या करती है? मजिस्ट्रेटरी करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? ये न्यायिक कार्य करती है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अलग अलग प्रकार के लोग रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास व्यक्ति रहे हैं सिसेरो और पॉलिबियस। ठीक है, सिसेरो और पॉलिबियस का यह मानना था कि इनके जैसे लोगों ने, लेखकों द्वारा जो ये लोग थे, इन्होंने रिपब्लिकन संविधान की प्रशंसा की थी। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार रोमन साम्राज्य में भी इसी प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। मसलन वहां पे एक सेनेट हुआ करती थी, है ना, लोग आपस में बैठ के बात करते थे, उसे बोलते थे विधानमंडल। एक होता था काउंसिल, उसे हम कहते थे कार्यपालिका की तरह, और एक होता था ट्रिब्यून्स, जिसे न्यायपालिका का दर्जा प्राप्त था। आधुनिक समय में जब हम आते हैं तो पहली बार हमें एक व्यक्ति मिलते हैं, बोर्डिन। बोर्डिन ने सबसे पहले सत्ता के पृथक्करण की मांग की थी। यानी मांग की, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द मैं एकदम इसको हाईलाइट कर देता हूं कि आपको याद रहे, इन्होंने मांग को किया था। सबसे पहले मांग को आगे रखना। हालांकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पहली बार सूत्रीकरण यह बोर्डिन ने नहीं किया है। पहली बार सूत्रीकरण किया है मोंटेस्क्यू ने, और मोंटेस्क्यू ने वर्ष 1748 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है एस्पिरिट दे लॉ। इस किताब में मोंटेस्क्यू ने पहली बार, देखिए एस्पिरिट दे लॉ में उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें शक्ति को बांट देना चाहिए। और मोंटेस्क्यू की नजर में इसके 2 प्रमुख कारण थे। एक था नंबर 1 कि सरकार की जटिलताएं सुलझ सकें। 10 तरह के काम होते हैं। ये वो समय है जब सरकार पर और जिम्मेदारियां आ रही हैं। आज के टाइम पे आप देखते हैं सरकार कितने काम करती है। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर राशन पहुंचाने से लेकर कोविड के टाइम पे टीकाकरण अभियान, सारे काम सरकार ने किए हैं। तो सरकार की जटिलताओं को सुलझाने के लिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की निरंकुशता से बचाने के लिए, ये दोनों उद्देश्य कहां से आएंगे? जब आप शक्ति को बांट देंगे। यहीं पे यूपीएससी ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था
कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे उपयुक्त रूप में सुनिश्चित करता है। तो उसमें कई उदाहरण थे, मूल अधिकार, लिखित संविधान, प्रतिबद्ध न्यायपालिका और शक्ति पृथक्करण। बहुत सारे लोग प्रतिबद्ध न्यायपालिका और कुछ छात्र जो हैं वो मूल अधिकार पे ऑप्शन क्लिक करके आ गए। उत्तर क्या था? शक्ति पृथक्करण, क्योंकि शक्ति जब बढ़ जाती है तो उसके निरंकुश होने की संभावनाएं, जिससे आपके अधिकारों का हनन हो, इसकी संभावना और कम हो जाती है। और भारत में जो शक्ति पृथक्करण का मॉडल है ये बड़ा ही विशिष्ट है। तो इस पे अभी हम लोग शुरू करते हैं। आइए अब अगर बात की जाए कि भारत का मॉडल कैसा है, तो जरा इसको देखते हैं। देखिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मॉन्टेस्क्यू के बारे में किस तरह से हमें जानने को मिलता है। पूरा का पूरा मैंने इसमें आपको लिख के दे दिया है। तो भारत के मॉडल में यहीं पे हमें उदाहरण मिलता है। आप सब देख पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कोई राजा न्यायाधीश भी होगा और सब कुछ होगा, तो निर्दयी राजा क्रूर और निर्दयतापूर्ण दंड देगा, है ना। और इसीलिए ये है मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रवर्तन में लेके वो आए। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, एक पैराग्राफ में मॉन्टेस्क्यू समझा रहे हैं, एनसीईआरटी हमें समझाना चाह रही है, यूरोप के निरंकुश राजा स्वयं विधायी, कार्यपालक तथा न्यायिक विभागों पर नियंत्रण रखते थे। मतलब जो हमने अभी एक मॉडल समझा था ना, इसी बात को यहां पर बताया जा रहा है कि यूरोप के राजा क्या करते थे? पूरा एकदम सकेंद्रीकरण करके चलते थे, है ना। ये देखिए, ये यूरोप का मॉडल है। तो इसी को बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने इसको देखा। वे मंत्रियों को अपने प्रति ही उत्तरदायी मानते थे, बल्कि मंत्रियों को तो जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। स्वेच्छा से कानून बनाकर लागू करते थे, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे और उनकी सेवाएं भी समाप्त करते थे। इंग्लैंड में संवैधानिक संघर्ष की लंबी प्रक्रिया के बाद संसद ने कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त कर लिया और न्यायाधीशों को तब तक पद पर बने रहने का अधिकार मिल गया जब तक वे सद्व्यवहार कर रहे हैं, यानी सदाचार से अपना काम कर रहे हैं। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के अन्य किसी देश की अपेक्षा इंग्लैंड में प्रजा को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू को विश्वास हो गया। देखिए, मॉन्टेस्क्यू को क्यों ये विश्वास हो गया? यहीं से क्या करता है एनसीईआरटी? यहीं से सवाल बनाता है। अभी मैंने आपको बताया कि खूब सारे सवाल एनसीईआरटी में से यहां से बनते हैं और यूपीएससी सवाल पूछता है। मॉन्टेस्क्यू को क्या विश्वास हुआ? मॉन्टेस्क्यू को यह विश्वास हो गया कि सत्ता के केंद्रीकरण का अर्थ है निरंकुश शासन। मतलब यदि सत्ता ऐसे केंद्रित हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है निरंकुश शासन। और यही मॉन्टेस्क्यू ने कहा, नियंत्रण तथा संतुलन द्वारा सुरक्षित होकर शक्तियों अथवा अधिकारों के विवेकपूर्ण वितरण वाली व्यवस्था के अंतर्गत ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता संभव है। नियंत्रण तथा संतुलन मतलब बांट देना, है ना, शक्ति को बांट देना, शक्ति पृथक्करण, अधिकारों का विवेकपूर्ण वितरण। विधायिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, इसका एक विवेकपूर्ण वितरण करके ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता संभव है। मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत को 1748 में प्रकाशित अपने ग्रंथ एस्पिरिट डे लॉ में प्रतिपादित किया था। यानी एनसीईआरटी एक पैराग्राफ में जो आपको बता रही है, यहां से आपके यूपीएससी ने प्री का सवाल पूछा था। ठीक है, अब शक्ति पार्थक्य सिद्धांत क्या है? देखिए, एनसीईआरटी कैसे जो हमने अभी पढ़ा, इसी को मैं एनसीईआरटी के थ्रू आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। शक्ति पार्थक्य सिद्धांत का मतलब है कि विधायी, कार्यपालक तथा न्यायिक कार्य व्यक्तियों के पृथक निकायों द्वारा किए जाने चाहिए। मतलब विधायी कार्य कोई और करे, कानून बनाने का कार्य, न्यायिक कार्य कोई और करे और कार्यपालक कार्य कोई और करे। मतलब लागू कोई और करे, न्याय कोई और दे और कानून कोई और बनाए। प्रत्येक निकाय या विभाग अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए। वो जो हम एरो से समझना चाह रहे थे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। और प्रत्येक निकाय को अन्य दो में से किसी पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर न्यायपालिका आके नियंत्रण करने लग जाए विधायिका की तो दिक्कत हो जाएगी। अगर विधायिका आके नियंत्रण करने लग जाए न्यायपालिका की तो भी दिक्कत हो जाएगी। दोनों को एक दूसरे को यह समझाना है कि यह हमारा क्षेत्र है। जब इस प्रकार से व्यवस्था चलती है तो ज्यादा बेहतर काम हो पाता है। मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को संयुक्त राज्य ने अमेरिका ने अपनाकर उसे यथासंभव
व्यवहारिक रूप दिया। इस सिद्धांत की जन्मभूमि फ्रांस ने भी इसे मान्यता प्रदान की है। यानी एक तरफ अमेरिका, ठीक है, एक तरफ हमारे पास अमेरिका का उदाहरण है और एक तरफ फ्रांस। इन दोनों देशों में हमें शक्ति पृथक्करण देखने को मिलता है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि शासन व्यवस्था के अनुरूप ही ये शासन कर सकते हैं, आदि बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। ठीक है, हालांकि जब आप इसकी वास्तविकता में उतरते हैं तो इस सिद्धांत को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता। देखिए ये सिंपल मैं आपको बता देना चाह रहा हूं विशेषता की तरह। अब कानून बनाने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कानून बना रहे तो संसद कानून बनाएगी, है ना। मान लीजिए संसद ने कानून को बनाया, ठीक है। अब इस कानून पर जब व्याख्या कर रही है न्यायपालिका, मान लीजिए संसद ने कानून बनाया और कोई व्यक्ति चला गया न्यायपालिका कि देखिए ये कानून गलत बना है। अब न्यायपालिका ने क्या किया, इसके ऊपर निर्णय दिया और न्यायपालिका ने कहा कि देखिए संसद, आपने जो कानून बनाया है वो 30% गलत है। न्यायपालिका के निर्णय में आया कि 30% कानून गलत है, असंवैधानिक है। और न्यायपालिका ने बोला कि आप इस 30% को ठीक कर दीजिए। अब बताइए, क्या न्यायपालिका एक दूर की दृष्टि से कानून बनाने का भाग नहीं बन गई? बन गई। तो वास्तविकता में इसको लागू करना आज के समय पर बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार कई सारी राज्य व्यवस्थाएं हैं जहां पर यह सिद्धांत नहीं चलते। जैसे इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण नहीं है, इंग्लैंड में शक्ति संकेंद्रीकरण है। भारत में क्या है, भारत में एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण किस रूप से है कि जहां तक विधायिका और कार्यपालिका की बात है, देखिए भारत का मॉडल बड़ा नवीन किस्म का है। भारत के मॉडल में साफ है, जहां तक विधायिका और कार्यपालिका की बात है तो इनके बीच में हमें नजर आता है सकेंद्रीकरण या शक्ति का विलय। ठीक है, ये हो गया ए। लेकिन जहां इनके और न्यायपालिका की बात है तो वहां पर है भारत में पृथक्करण। और बड़ा सरल है इसको समझना। कार्यपालिका क्या हुई, मंत्रिपरिषद। मुख्य तौर पर मंत्री लोग कहां से आते हैं, संसद से आते हैं। संसद क्या है, विधायिका है। तो विधायिका कार्यपालिका एक साथ नजर आती हैं। यह हो गया शक्ति का विलय। लेकिन न्यायपालिका के साथ क्या है, पृथक्करण है, शक्ति का विभाजन है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक प्रणाली पढ़ रहे होंगे, सरकार का स्वरूप पढ़ रहे होंगे। ये मैंने आपको दिखाया है कि एनसीईआरटी में इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। आप लोग जब चाहें इसको देख सकते हैं। भारतीय संदर्भ में बताया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंध में शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया, नहीं माना। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को लेकर बनी केंद्र सरकार की कार्यपालिका संसद का भाग होती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ना। ये हम लोग उस टाइम पे और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे विलय है। अभी आप इतना जान लीजिए, भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में विलय है, लेकिन न्यायपालिका के साथ इन दोनों का पार्थक्य है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका के संगठन में भारत के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को अपनाया था। वही मॉडल जो हम समझना चाह रहे थे कि जहां तक एक तरफ है कार्यपालिका और विधायिका, ये जुड़ी हुई हैं भारत में। लेकिन अगर हम कार्यपालिका यानी कि सरकार और विधायिका को एक रखें और यहां ले आए न्यायपालिका, तो इनके बीच क्या है, पृथक्करण है। इस प्रकार से हमें कुछ बातें यहां देखने को मिलती हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, शक्ति पृथक्करण का उदाहरण हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, शक्ति का सकेंद्रीकरण या विलय का उदाहरण हुआ ब्रिटेन, और उचित समायोजन कि दोनों का मॉडल मिल जाए वो हो गया भारत। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान ने एक और काम किया है। उसने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया है। देखिए, सीमित सरकार के लिए
व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। यह कैसे होता है? अभी जो पिछला बिंदु मैं आपको समझाना चाह रहा था, वहीं से आप इस बात को पकड़ सकते हैं। देखिए क्या है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक में कहा गया है कि न्यायिक शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक किया जाना चाहिए। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अंतर होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक और बात हमें समझ में आता है कि कायदे से न्यायपालिका के संगठन में भारत के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को अपनाया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त हैं। संविधान में ही उनके वेतनमान तथा सेवा शर्तें नियत कर दी गई हैं। कितना पैसा मिलेगा ये संविधान में लिखा हुआ है। इसके ऊपर बार बार परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए आप किसी को कैसे डराते हैं, उसका पैसा कम कर दो। तो न्यायाधीशों की वेतन को संविधान में स्थापित कर दिया गया। वे सदव्यवहार के दौरान अपने पदों पर बने रहते हैं और उनको हटाने का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है बड़ी जटिल है। मतलब न्यायपालिका को सुरक्षित रखा गया है। इस सब से क्या होता है? इस सब से एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन या इसका निर्माण होता है। देखिए, यह भारत के नागरिकों एवं व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षक है। यदि स्वतंत्र न्यायपालिका न हो तो हमारे अधिकार नहीं बच सकते। जैसे मान लीजिए हम बार बार अनुच्छेद 32 बोलते रहते हैं। अगर हमारे पास हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और हम जाएं कोर्ट के पास, कोर्ट को हम बोलें कि माननीय न्यायाधीश महोदया, सरकार की इस नीति से मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और कोर्ट में जो व्यक्ति बैठे हो, मान लीजिए माननीय न्यायाधीश महोदय कहें कि नहीं सरकार कुछ भी गलत नहीं कर रही है, वो सरकार के दबाव में मान लीजिए काम करें, तो क्या आपको कभी न्याय मिलेगा? क्या अनुच्छेद 32 कभी भी सही से लागू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपकी फीस की बढ़ोतरी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर न्यायपालिका काम करती है। यही बिंदु हमें यहां समझना है कि अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय तक पहुंच सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसी में हमें समझ आता है कि ये जो अदालतें होती है ना, ये सरकार के खिलाफ भी फैसले देती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी हाल फिलहाल में बड़ा उस पर विवाद चल रहा है, तो आप यूपीएससी के दृष्टिकोण से समझें। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो सरकार उस फैसले को लेकर आई थी। सरकार अभी भी अपना पक्ष रख रही है कि देखिए हम तो चुनाव की प्रक्रिया में एक प्रकार की पारदर्शिता ला रहे थे, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये पारदर्शिता, इसमें दिक्कत है, ये कानून पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसी प्रकार से सरकार ने कानून बनाया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे गलत घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि जब कोई न्यायपालिका सरकार के खिलाफ भी फैसले दे, उसका अर्थ है कि वो न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। और यही दिखाता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कितनी मजबूत होती है। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन करता है। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर स्वतंत्रता सुनिश्चित क्या करता है?
जैसे मान लीजिए अगर इस दौड़ को देखा जाए तो इसमें तो कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम इस प्रकार की दौड़ को देखते हैं तो फिनिशिंग लाइन भले ही बराबर हो लेकिन स्टार्टिंग अलग अलग होती है ना। इसे एक तिरछी लाइन होती है। पहला कैंडिडेट यहीं से दौड़ेगा, दूसरा यहां से शुरू करेगा, तीसरा यहां से दौड़ शुरू करेगा, चौथा यहां से, पांचवा यहां से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दौड़ को आयोजित किया जाता है। तो क्या आप ये कहेंगे कि जो ये व्यक्ति इसको आगे से दौड़ रहा है इसको फायदा मिल रहा है? क्या ये इसके अधिकार का हनन कर रहा है? क्या ये व्यक्ति अयोग्य है? तो आप बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? क्योंकि आपका ये कहना होता है कि अगर इस व्यक्ति को हम यहां से दौड़ाएं तो इसे ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। अब जो ये खेल का मैंने आपको उदाहरण दिया है, मान लीजिए ये समाज है, ठीक है, मान के चलिए कि ये समाज है। तो जब आप इसको एक समाज के रूप में समझने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या समझ आता है कि कुछ लोग उस बाहर वाली कतार में हैं, उनको एक अलग समर्थन की भी आवश्यकता है। इसीलिए आरक्षण जो है, आरक्षण को बोला जाता है सकारात्मक कार्रवाई। ये नकारात्मक कार्रवाई नहीं है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। इतना ही नहीं, अब कई प्रकार के आपात उपबंध भी भारतीय संविधान में एक विशेषता की तरह हैं। अभी के लिए आप इसको सरलता से समझें कि खास तौर पे जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें भारत की सुरक्षा पर खतरा हो, और ये कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लीजिए ऐसे प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी मौजूद थे और संविधान में भी लागू किए गए, पर कई प्रकार के खतरे होते हैं और उन खतरों को आपस में बांटकर संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंधों की बात की गई है। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक मशीनरी चरमरा जाए, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल से हम क्या समझते हैं, क्या क्या बातें आपको एनसीईआरटी लेवल से दिमाग में रखनी है। पहला, इसे राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। केवल अभी इतना ही जानिए कि एनसीईआरटी में जब हम इसको और पढ़ेंगे तो चीजें बदलेंगी। भले ही इसमें राष्ट्रपति घोषित कर रहे हैं, पर इसके पीछे मंत्रिमंडल और संसद की भी भूमिका होती है। अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि भारत की सुरक्षा खतरे में है या ऐसा हो सकता है, तो वो आपातकाल राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर सकते हैं। 3 प्रमुख इसके आधार होते हैं, या तो भारत के खिलाफ युद्ध हो, मान लीजिए चीन पाकिस्तान युद्ध छेड़ दें, बाहरी आक्रमण हो गया हो, या सशस्त्र विद्रोह हो। इतना ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे भारत के लिए ये हो। अगर भारत के किसी भाग में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो राष्ट्रीय स्तर का आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, पूरा का पूरा संविधान का जो संघीय चरित्र है वो एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। दूसरा होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र चरमरा जाए। जैसे मान लीजिए अभी दिल्ली को लेकर एक बातचीत चल रही है, दिल्ली पूर्णतः राज्य नहीं है पर ऐसे प्रावधान वहां भी मिलते हैं। अब एक बातचीत चल रही है कि कैसे जेल से सरकार चल सकती है, एक विशेष मुद्दा है, यूपीएससी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसी मान लीजिए आपने कभी सुना होगा बिहार में तो कई बार राष्ट्रपति शासन लगता था, बार बार लगता था कि संवैधानिक तंत्र वहां पर विफल हो रहा है। देखिए इसमें राष्ट्रपति का संतुष्ट होना चाहिए, जाहिर सी बात है उनको राज्यपाल ये भेजते हैं कि देखिए राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल होने के कगार पर पहुंच चुका है, तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। मुख्य तौर पर क्या है कि जब यह पता लग जाए कि संविधान के अनुसार इस राज्य की सरकार को चलाना अब असंभव हो गया है, अगर राष्ट्रपति को स्वयं भी आभास हो जाए तो भी इस काम को किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, इसे हम आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। मुख्यतः इसके 2 प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव के 2 आयाम है। राज्य की पूरी कार्यकारी और विधायी शक्ति संघ के अधीन हो जाती है। मतलब राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ कार्यकारिणी के अधीन हो जाएगी, यानी संघ उस पर नियंत्रण रखेगा, केंद्र सरकार,
और इसी प्रकार राज्य का जितना भी विधायी प्राधिकार है, कानून बनाने की शक्ति, उसके ऊपर संसद नियंत्रण रखेगी। जहां तक वित्तीय आपातकाल की बात है, जाहिर सी बात है जब पूरे भारत की या भारत के किसी भाग की वित्तीय अस्थिरता हो जाए, साख का संकट हो, क्रेडिट का संकट आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं ऐसी स्थिति जहां पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य तौर पर राष्ट्रपति राज्यों को यह निर्देश देते हैं कि आप अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेंगे। राष्ट्रपति इस पर निर्देश दे सकते हैं। राष्ट्रपति ही कुछ ऐसे पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते को कटवा भी सकते हैं जो आमतौर पर कटौती के अधीन नहीं होते हैं, क्योंकि वित्तीय संकट है ना, तो यह कदम उठाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के संविधान ने बहुत सारे स्वतंत्र एजेंसियों या अभिकरणों को भी स्थापित किया है। देखिए, भारत का संविधान बड़ा यूनिक है, जहां एक तरफ इसमें परंपरागत आधार पर सरकार के अंगों के बीच पृथक्करण मिलता है कि इसको बांट दिया जाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्वतंत्र अभिकरण भी हैं जो सरकार को नियंत्रित या संविधान के प्रति जागरूक रखने में और जवाबदेह रखने में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण है निर्वाचन आयोग। इसका एक बड़ा विशेष कार्य है, यह संघ और राज्य के स्तर पर विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कराता है। इसको स्वतंत्र रखने के लिए कई पुख्ता सुझाव दिए गए हैं, जिस पे अमल भी किया जा रहा है। यह अलग है, सरकार के अंगों से अलग चल के है। ऐसे ही है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको भी विशेष अधिकार है। देखिए कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है, किस प्रकार से खर्च हो रहा है, कहीं गबन घोटाला तो नहीं, इस सब की जांच है ना, राज्य और संघ के वित्त और खातों पर यह नजर रखते हैं। इनकी भी स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि एक प्रकार से सरकार के अंगों पर, खासतौर पर विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, इसीलिए इन स्वतंत्र अभिकरणों को स्थापित किया गया है। एक ये हमें मिलता है। इतना ही नहीं, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग को भी स्थापित किया गया है, जो आमतौर पर, अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें, ये परीक्षाओं को आयोजित करते हैं और साक्षात्कार के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति करते हैं बड़े सिविल सर्विसेज के पदों पर। तो ऐसे और भी उदाहरण हैं, परंतु ये प्रमुख उदाहरणों में से एक है। और फिर भारतीय संविधान की एक कमाल की विशेषता है जिसे हम बोलते हैं एकल नागरिकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, नागरिकता कपड़ों की तरह नहीं होता है कि आज एक पहना कल दूसरा पहना, ऐसा नहीं होता। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अनुभव भी है और विशेष प्रकार का दिया गया विशेषाधिकार भी है। जब भी आप किसी देश के नागरिक बनते हैं तो आपको एक विशेषाधिकार मिलता है, यह एक पहचान होता है। ठीक है, इसमें खास पहचान है। तो जो व्यक्ति भारत में पैदा हुए हैं और रह रहे हैं, सामान्य भाषा में वो भारत के नागरिक हैं। हालांकि इसमें भी कानून के अलग अलग स्तर हैं। एनसीईआरटी इससे सरोकार नहीं रखती है, तो उसमें इतनी डिटेल यहां पर नहीं मिलती है। हमें इतना पता है कि आप कभी भी भारत के नागरिक होते हैं। जब आप नागरिक हैं तो आपके अधिकार भी होंगे, यानी आपके कुछ प्रमुख अधिकार हैं, और फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी। अपने अधिकारों को सही ढंग से इस्तेमाल करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि अगर आपके पास वोट देने का अधिकार है तो सही से जाके वोट दीजिए। अगर आपके पास कहीं भी आने जाने का, कोई भी कारोबार और आजीविका का अधिकार है, तो अपने काम को ठीक से कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी हुई। यानी ध्यान रखिएगा, जितने लोग भारत के नागरिक नहीं होते हैं उनको समान अधिकार नहीं मिलते हैं। तो ये दो भाग थे। भाग एक जो मैंने आपको फ्राइडे को पढ़ाया था, सैटरडे आपका टेस्ट हुआ था, आशा करता हूं कि आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। और ये दूसरा भाग जो भारतीय संविधान की एक और विशेषता है। कुल मिला के भारतीय संविधान इन दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, इन दो कक्षाओं से, कि इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनसे हम आज गुजरे। कल की कक्षा में मैं आपको संविधान के दर्शन या फिलॉसफी से शुरू करूंगा, जिसे हम जानते हैं आमतौर पे संविधान की उद्देशिका के नाम से। यह अलग बात है कि एनसीईआरटी में, खासतौर पे न्यू एनसीईआरटी में 11वीं कक्षा की किताब में एक और चैप्टर है संविधान का राजनीतिक दर्शन। उस पर कभी और हम लोग फुर्सत से चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में आपकी प्रस्तावना या उद्देशिका पे लूंगा, और उस कक्षा के बाद आपको प्रस्तावना से संबंधित एनसीईआरटी
में मौजूद सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी और आप यह भी देख पाएंगे कि अकेले एनसीईआरटी के बलबूते तले कितने सारे प्रश्न प्रस्तावना या उद्देशिका से यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछता है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलते हैं कल की कक्षा में। थैंक यू।